आकार का है। इनके शरीर का आकार जो है वो अनियमित है, इर्रेगुलर है। ये अपने जो आकार है वो बदलता रहता है। कैसा करता है? बदलता रहता है। जबकि जो पैरामीशियम का आकार है वो चप्पल की तलवे के जैसे है, तली के जैसे है, तो इसका आकार निश्चित है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कोई गोल हैं, कोई लंबे हैं, तो उनका निश्चित है। और दूसरी बात जो है, जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनके आकार और प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में चित्र 6.2 आप देख सकते हैं, वहां लिखा है विभिन्न आकृतियों की कोशिकाएं। इसमें आप विभिन्न आकृतियों की कोशिकाओं में देखेंगे तो लिखा हुआ है गोलाकार। क्या बना हुआ है? जो बहुकोश के जीव हैं उनकी कोशिकाएं चपटी हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, घनाकार हो सकती हैं, और ये अनियमित आकार की भी हो सकती हैं। और कुछ कोशिकाएं आप देखेंगे तो धागे जैसी भी होती हैं, लंबी। इन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये रेशे नुमा, धागे नुमा होती हैं और मीटरों लंबी हो सकती हैं। ये काफी लंबी भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जीवों के अलग अलग अंगों के चूंकि बनावट अलग होती है, उनके कार्य अलग होते हैं, इसलिए उनकी जो कोशिकाएं हैं वो भिन्न भिन्न आकार और प्रकार की हो सकती हैं। बच्चों, एक क्रियाकलाप का यहाँ पर दिया गया है जिसमें प्याज की झिल्ली की स्लाइड को दिखाया गया है। सभी जो अध्यापक साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि उनकी प्रयोगशाला में यदि सूक्ष्मदर्शी है तो उस प्रयोगशाला में एक प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर बच्चों को दिखाएं। तो आप पाएंगे कि हमें जैसा ये चित्र में दिख रहा है प्याज की झिल्ली, इस तरह का जो चित्र हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देता है। इस तरह का चित्र हमें कैसे दिखाई देगा, इसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सरल है, इसे आराम से आप बना सकते हैं प्याज की झिल्ली को। हम इसमें एक प्याज की झिल्ली निकालते हैं और 5 गिलास में पानी के अंदर रख देते हैं और उसमें थोड़ी सी एक लाल दवाई आती है, प्रयोगशाला में रखी रहती है, जिसका नाम है सेफ्रेनिन। क्या नाम है? सेफ्रेनिन। और हम करीब 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट तक अधिकतम उसमें रख देते हैं। इसके बाद उसे पानी से ही धो देते हैं। अब उस जो झिल्ली है उसे स्लाइड पर रखते हैं और स्लाइड पर रखने के बाद अगर ग्लिसरीन रखी है तो 1 बूंद ग्लिसरीन की डालने के बाद कवर स्लिप से उसे ढक देते हैं। और ढकने के बाद जब उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वह उसमें हमें इस तरह का ये चित्र दिखाई देता है। ये कोशिकाओं के बीच में आप देख रहे होंगे कुछ गोल गोल सी भी संरचना दिख रही है। दिख रही सभी लोगों के लिए? किताब में देखिए, किताब में चित्र 6.3, इस गोल आकार की संरचना का क्या नाम है? देखिए, प्याज की झिल्ली। हाँ, प्याज की झिल्ली का चित्र है 6.3। उसमें 2 नाम लिखे गए हैं। एक गोल रंग की संरचना है, उसका नाम क्या है? केंद्रक। नहीं, केंद्रक, उसका नाम है केंद्रक। और इसके अलावा जो बॉक्स बना है, डिब्बा बना है कोशिका, उसके अंदर जो द्रव है, कोशिका के अंदर द्रव को हम कोशिका द्रव ही कहते हैं। कहीं भी द्रव भरा हो, अगर कोशिका के अंदर भरा है तो उसका नाम कोशिका द्रव। ठीक है? तो एक कोशिका द्रव और केंद्रक 2 चीजें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। और जब हम इसी स्लाइड को और ज्यादा आवर्धन क्षमता वाली या सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उस कोशिका द्रव में क्या क्या है ये हमें दिखाई देगा। चित्र संख्या 6.4। 6.4 में जो 2 चित्र हैं, एक पादप कोशिका और दूसरा कौन है? जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका में हमें क्या क्या दिख रहा है? हरित लवक, कोशिकाभित्ति, रिक्तिका, जल, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ कॉमन अंग हैं जो दोनों में ही मौजूद हैं।
उनके नाम दिखाए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी है और जंत कोशिका में भी है। कोशिका द्रव्य दोनों में ही है, दोनों के शरीर में कोशिकाएं हैं, उनमें द्रव है जिसका नाम कोशिका द्रव है। और दोनों ही कोशिकाओं के अंदर झिल्ली मौजूद है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और दोनों ही कोशिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है। दोनों में ही अंतःप्रद्रव्यी जालिका है और दोनों में ही राइबोसोम है। ये सारे लोग अपनी किताब के 6.4 चित्र को देखें, पेज नंबर 59 पर। वहां लिखा है कोशिका की संरचना, एक और लिखा है पादप कोशिका, दूसरी ओर लिखा है जंतु कोशिका। ये भी प्रश्न पूछा जाता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। जंतुओं का शरीर जंतु कोशिकाओं से बना होता है, पादपों का शरीर पादप कोशिकाओं से बना होता है। अब प्रश्न उठता है कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो अगर आप इस चित्र में देखें तो आप अंतर को भली भांति समझ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस चित्र को देखने से ही मिल सकता है। कोई भी आपस में बात ना करे और ध्यान से इस चित्र को देखे तो आप देखेंगे कि जो पादप कोशिका है उसके एक साइड में उधर लिखा है हरित लवक, जबकि जंतु कोशिका में इधर नहीं लिखा गया है। इसका अर्थ है कि पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं और जिस वजह से पादपों का रंग हरा होता है। और पादपों का कौन सा हिस्सा ज्यादा हरा होता है? पत्तियां। इसका मतलब पत्ती की कोशिकाओं में हरित लवक ज्यादा मात्रा में होते हैं। आपने देखा होगा आलू, आलू भी पादप है, उसके अंदर भी लवक होते हैं, लेकिन वहां हरित लवक नहीं होता, वहां होता है अवर्णी लवक। क्या होता है? आपने देखा होगा गाजर, गाजर में आपने देखा होगा गाजर का रंग लाल लाल होता है। तो जितने भी चीजें पादप कोशिकाओं के रंगीन हिस्से हैं तो उनमें लवक होता है वर्णी लवक। कौन सा होता है? तो इस तरह से पादप कोशिका की एक विशेषता हो गई, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। एक लवक का नाम है हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ये 3 प्रकार हो गए लवक के। हरित लवक का रंग हरा होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा है या पौधे के जो भी हिस्से हरे हैं वो हरित लवक है। और अवर्णी जैसे कि नाम से लग रहा है, वर्ण माने रंग, अवर्णी जिसमें रंग ना हो, जैसे शकरकंद, आलू, उसके अंदर भी लवक होता है लेकिन वो कैसा लवक है? अवर्णी लवक। तभी अभी अवर्णी लवक की जब स्लाइड बनवाई जाएगी, जब हायर क्लासेस में, तो आलू की स्लाइड बनाई जाती है, उसमें आप देख सकते हो। अगला अंतर आप देखेंगे तो इस कोशिका के चारों ओर जो षट्भुजीय आकार एक मोटी सी भित्ति है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है बच्चों? तो पादप कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पहला अंतर क्या हो गया? पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं या हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। दूसरा अंतर, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कोशिका भित्ति बनी काय की होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और इसे हमने भित्ति इसलिए कहा क्योंकि ये काफी कठोर होता है। और जो झिल्ली है ये हमारी इसके नीचे पे मौजूद है, ये जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में ही है। एक बड़ी सी संरचना पादप कोशिका में आप देख रहे होंगे, बीच में एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या लिखा बच्चों? एक बड़ा सा खाली जगह, उसका नाम ही लिखा है रिक्तिका। क्या लिखा है? रिक्तिका। आप किताब में देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें नाम लिखा है रिक्तिका। रिक्त माने क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खून। रिक्त माने खून। बेटा वो होता है रक्त। खाली। एक शब्द है रक्त और एक है रिक्त।
जो बच्चा बता रहा खून, उसे कहते हैं बेटा रक्त, और यहां हम कह रहे हैं रिक्त। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली। रिक्त माने खाली। तो रिक्त का शब्द भी नाम इसीलिए पड़ा, इसका नाम है रिक्त का, लेकिन इसका नाम रिक्त का है। रिक्त माने खाली, लेकिन ये रिक्त नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए ये कमरा है, ये कमरा खाली है, लेकिन ये खाली नहीं, इसमें क्या भरा है? क्या भरा है? हवा। क्या भरी? हवा और सामान है। अच्छा, इसमें अंदर क्या भरा रिक्त का में? देखो चित्र में क्या दिखाया? जल। क्या दिखाया? जल। तो बहुत सारे जो कोशिका के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसके अंदर तरल भरा रहता है, जिसे रिक्त का रस कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भी संचित हो जाते हैं। तो नाम इसका रिक्त का है, इससे हम कंफ्यूजन ना करें। ये भी हमारी पादप कोशिकाओं में के अंदर ही बड़ी बड़ी रिक्तकाएं, एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्रायः रिक्तकाएं नहीं होती या अनुपस्थित होती हैं। तो 3 बड़े अंतर आपने जाने, और एक और अंतर है इसमें, आप गौर से देखें तो एक बार जो मोटे मोटे अंतर हैं जो आपकी पाठ स्तर के हैं, उनमें पहला अंतर हो गया कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर, पहला पॉइंट क्या बताया? हर लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। दूसरा अंतर, कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अगला तीसरा अंतर, रिक्तका एक या अधिक रिक्तका मौजूद होती हैं, सुविकसित रिक्तकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो इस तरह से आप मोटे मोटे 3 अंतर ये याद कर सकते हैं, जो कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो केवल चित्र देख के ही आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत कोई कठिन कार्य नहीं है। पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में क्या मूलभूत अंतर है, ये आप समझ पा रहे हैं। अगली चीज यहां पर ही आप देखें कि रुक के बात कर लो या फिर बैठ जाओ। तो ये जो हमारा एक बॉक्स बना है पेज नंबर 58 पर, इन्हें भी जाने। पेज नंबर 58 पर एक बॉक्स बना है, इन्हें भी जाने। ये किताब ले लो, किताब ले लो, थोड़ी देर बाद आइए। पेज नंबर 58 पर लिखा है इन्हें भी जाने। इसमें पहला पॉइंट बच्चों देखो क्या लिखा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। एक बात बार बार पढ़ाई जाती है आपको, कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की आवश्यकता होती है। पेज नंबर खोल लें 58, और इसमें एक बॉक्स है इन्हें भी जाने, इसे खोलें। तब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि क्या सारी की सारी कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म है जो हमें सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देती हैं? तो उत्तर है, एक ऐसी कोशिका का उदाहरण इसमें दिया है कि सबसे जो बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। और आप कहीं पढ़ेंगे जो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है वो एक स्मॉल बेबी के सिर के बराबर होता है। एक छोटा बेबी है, उसके सिर के बराबर है, तो उसका सिर तो हमें दिखाई दे जाएगा। तो जो किसी का भी अंडा हो वो एक कोशिका ही है। क्या है? हमें आंखों से दिखाई देती है। तो आपसे कोई पूछ दे किसी ऐसी कोशिका का नाम बताओ जिसे हम आंख से देख सकते हैं, तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। और ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है
सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कोई पूछता है तो वो हो गया शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। लेकिन जितने भी प्रकार के अंडे, आपने मुर्गी का अंडा भी देखा होगा और भी पक्षियों के अंडे देखे हैं, वो अंडा भी एक ही कोशिका ही है। ठीक है, तो दिमाग में बात रखें, किसी ऐसी कोशिका का नाम बताओ जिसे हम आंख से देख सकते हैं, तो हो गया अंडा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। दोनों बातों में अंतर है। आंख से दिखाई देने वाली कोशिका अंडा, और सबसे बड़ा अंडा और एक कितना बड़ा अंडा होता है, एक कितना बड़ा अंडा होता है, एक छोटे बच्चे के सिर के बराबर। अब इसमें एक पॉइंट और दिया है, बीच में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो इसमें लिखा है प्लाज्मोडियम। लिखा, कहाँ लिखा प्लाज्मोडियम? इसमें लिखा है भाई, इस बॉक्स में ही पढ़ो, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या है? तो माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। माइकोप्लाज्मा एक तरह का जीव होता है और इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। तो ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका अंडा। अब ये माइकोप्लाज्मा, अगर आपके पास कॉपी हो तो नोट कर सकते हो, माइकोप्लाज्मा का एक और भी नाम है जिसे कहते हैं PPLO। हाँ, ये माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है PPLO। इसका अर्थ हुआ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसकी भी खासियत है, ये भी अपना आकार बदलता रहता है, इसीलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी। ये सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण हो गया। और इसी के नीचे तीसरी लाइन में लिखा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका होती है। तो आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न इसमें निकल के आए। सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। तो ये 3 प्रश्न तैयार हुए, और यहां तक आपने जाना कि कोशिकाएं बहुत छोटी भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी 1 मीटर लंबी भी हो सकती हैं, और एक बच्चे के सिर के बराबर भी बड़ी हो सकती है। तो ये सारी की कोशिकाओं में, चूंकि धरती पर विविध प्रकार के जीव और जंतु मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, जो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जो बहुत बड़े हैं वो बहुकोशिकीय हैं, जिनमें बहुत प्रकार के अंग तंत्र हैं, अंग मौजूद हैं, और इन अंगों का निर्माण अलग अलग प्रकार के ऊतकों से होता है, और अलग अलग तरह के ऊतक जो हैं वो अनेकों आकार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं का बहुत बड़ा समूह होता है, जिनके आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी। तो इसमें हमारा कोशिका की संरचना की बात करें तो हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। यहां तक कोई बात किसी